नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अपने तो अच्छे दिन जाने वाले हैं, खतरे में हैं हमारे अच्छे दिन। क्यों हैं? एक इंटरनेशनल लेवल पे एक सिलसिला चल निकला है जो हमारे जैसे जो लोग हैं दुनिया भर में समानांतर मीडिया चला रहे हैं, ऐसे मीडिया पे काम कर रहे हैं जिसको सरकारें कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने का सिस्टम, और लगाम ही नहीं, सेंसरशिप लगाने का सिस्टम। हमको बताओ पहले कि तुम क्या कहोगे या तुमने क्या कहा है। हमको अच्छा लगेगा तब हम उसको पब्लिक में जाने देंगे। इंटरनेशनल। लेकिन अभी भारत का रेफरेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कुछ इंटरनेशनल चीजों से प्रभावित है, लेकिन संयोग ऐसा है कि हम उसी तरह की बातें दोहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी खबर आई है जो झटका देने वाली है, हमारे जैसे लोगों को धक्का देने वाली है। जो लोग भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इस देश में बोलने की आजादी को मानते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा इमरजेंसी का भी बाप होने वाला है। जैसे इमरजेंसी में होता था ना कि इमरजेंसी में अगर किसी खबर को सरकार नहीं चाहती जाए, अधिकारी पहले चेक करता था, उस खबर को अखबार से हटा दिया जाता था और उस समय अखबार उस कॉलम को खाली छोड़ देते थे कि भाई इसको सेंसर ने हटाया है, तो जनता के पास संदेश जाता था। अब तो आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा कौन सा वीडियो गायब कर दिया गया। तो पहले खबर समझ लेते हैं, और खबर शुरू होती है भारत से। भारत की खबर सबसे पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हम आएंगे यूट्यूब क्या कर रहा है, और उसके बाद हम आएंगे कि दुनिया भर में क्या खेल चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक आदेश दिया है, और ये कोई फैसला नहीं है लेकिन आदेश है। इंडिया गॉट टैलेंट में एक बार ये आपको याद होगा कि बहुत सारा गाली गलौज और अभद्र व्यवहार हुआ था, उसको लेकर तो सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ के सामने सुनवाई चल रही है। और उस अश्लील टिप्पणियों पे जो एफआईआर हुई थी, उस योजना के दौरान पाया गया, जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, कि सेल्फ रेगुलेशन और पोस्ट टेकडाउन ये पर्याप्त नहीं है। मतलब अपने आप हमने ये किया कि बहुत सारे जगहों पे लोगों ने अपने एसोसिएशन बना लिए कि भाई हम खुद ही नियम बनाएंगे और उनका पालन करेंगे। जैसे मीडिया के बहुत सारे अलग एडिटर्स एसोसिएशन बना, उसी तरह से उनका अब अलग है ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह का। तो इनका कहना ये कि जो आपने बनाया ना सेल्फ रेगुलेशन, ये काफ़ी नहीं है, जबकि काफ़ी हद तक न्यूज़ चैनल को दूसरी जगहों पर इनके रेगुलेटर्स जो है रोज रोज गाइडलाइंस भेजते हैं, इनके कंटेंट पे फ्लैग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई देखभाल नहीं है। अब ये अलग बात है, गोदी दौर है, देखा आपने कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी धक्कापेल झूठी खबरें, कराची सब कब्जे में करा दिया था, और तब भी किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन सब कुछ जो गड़बड़ हो रहा है वो एक धारा में हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है। खैर उस पर आएंगे। और उन्होंने कहा कि पर्याप्त मॉडल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा लेके आओ प्री स्क्रीनिंग। ये जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं, चीफ जस्टिस, और उनके साथ में जो हमारे दूसरे जज साहब हैं जयमाला बागची, और ये लोग कह रहे हैं कि प्री स्क्रीनिंग, कोई भी चीज सोशल मीडिया पे जाने से पहले चेक की जाए। मतलब क्या हुआ? और ये अकेला चीफ जस्टिस भारत का या भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है, ये चीजें कहीं और से भी प्रतिध्वनित होती हुई दिखती हैं, तो और टेंशन होती है कि यार कहानी क्या है, ये कोई इंटरनेशनल कहानी तो नहीं है। खैर मामला जो है इसमें यह कहा गया कि इसको आप पब्लिक के पास जाने से पहले चेक करो, और इसको करने के लिए अब वही वाली बात, इसमें जो टिप्पणियां थी वो और भी चिंतित करने वाली थी। जैसे राष्ट्रद्रोह जैसे शब्द का इस्तेमाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं, और राष्ट्रद्रोह जैसा शब्द भारत के किसी कानून की किताब में नहीं है, और वो शब्द संविधान में भी नहीं है। एक राजद्रोह का शब्द होता था, उसको भी नए जो कुछ सुधार हुए उसमें भारत सरकार को वापस लेना पड़ा, इन्होंने बदल दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यानी अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक मैकेनिज्म तैयार करे, एक सिस्टम बनाए, एक ऐसा कोई डिपार्टमेंट बनाए जो उसकी स्क्रीनिंग करे, ताकि सोशल मीडिया पे अपलोड होने वाला कंटेंट पहले चेक किया जा सके। यानी कोई भी चीज़ जब सोशल मीडिया पे जाए तो उसकी जांच पहले हो जाए। अब आपको लगेगा है तो अच्छा यार, गाली गलौज और वाकई इसको रोकने का होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो
जो मैकेनिज्म बना हुआ है वो मैकेनिज्म सिलेक्टिव है, ये साबित हुआ है समय समय पे। तो जिन लोगों से आप बनाने को कह रहे हो गाइडलाइंस, वो खुद ही सिलेक्टिव है, उनका इतिहास सिलेक्टिव है। देश भर के मीडिया को इसी सरकार ने गोदी मीडिया बना के छोड़ दिया। लगातार मित्र देशों के खिलाफ संबंध खराब करने वाली टिप्पणी, तमाम सारी चीजें जितनी अगर आप पढ़ डालेंगे तो जिन शर्तों पे लाइसेंस मिलते हैं, वो ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं, 3-4 पन्ने का ही है, आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। उन सबका उल्लंघन हो रहा है। रोज फेक न्यूज चल रही है, सुबह से शाम तक भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला हिंदू मुसलमान कंटेंट सोशल मीडिया पे भी जा रहा है, चैनलों पे भी जा रहा है, और ये सरकार उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेती है। लेकिन अगर किसी ने जेएनयू में, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने या किसी ने अगर कोई टिप्पणी कर दी तो भाई साहब फिर तो एफआईआर हो जाएगी, फिर तो क्या क्या हो जाएगा। तो जो सरकार इतनी सिलेक्टिव है पहले से, तब जबकि कंटेंट पोस्ट होने के बाद एक्शन हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि नहीं यार ये स्टोरी तो गलत नहीं थी, सरकार ने गलत गिरा दी। और जब वो जाने से पहले ही ब्लैकआउट हो जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सरकार क्या मनमानी कर रही है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और उनकी कांति ये है, और उन्होंने ये कहा कि ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि देश विरोधी सामग्री वायरल होने से पहले रोकी जाए, जात पात नफरत वायरल होने से पहले रोकी जाए, अश्लीलता रोकी जाए, हानिकारक कंटेंट रोका जाए। सांप्रदायिक कंटेंट का स्पेसिफिक शब्द उन्होंने नहीं लिया, हालांकि उनकी भावना में ये रहा होगा, लेकिन जात पात पे फोकस ज्यादा था, देशद्रोह पे फोकस ज्यादा था। भाषा आपका परिचय दे देती है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा प्लेटफॉर्म की अपनी पॉलिसीज यानी कम्युनिटी गाइडलाइंस और सेल्फ रेगुलेशन काफी नहीं है, और उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र, तटस्थ और स्वायत्त नियामक संस्था बनाई जाए। स्वायत्त नियामक संस्था से आपको लगेगा हाँ ये बात तो सही है, स्वायत्तता होनी चाहिए। अरे स्वायत्तता चुनाव आयोग की नहीं है भाई साहब, ये इस सिस्टम में, इस रिजीम में एक स्वायत्त संस्था बनाने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और जितना नुकसान गालियां पहुंचाती हैं, उससे ज्यादा बड़ा नुकसान लोकतंत्र को तब होगा जब उस लोकतंत्र और स्वतंत्र आवाजों को कुचल दिया जाएगा। लेकिन प्री स्क्रीनिंग और समीक्षा प्रणाली हो, ये क्या कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि एडल्ट जो कंटेंट है उसको एज वेरिफिकेशन के साथ उसके लिए उपाय किए जाएं। उदाहरण के लिए आधार वगैरह, पहचान वगैरह चेक की जाए। यानी आप सोचिए, आपका आधार, आपका पहचान, आपका डेटा अब उन कंपनियों के पास जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और उन कंपनियों के पास डेटा जाना चाहिए और आपके कंटेंट को पहले से सैंक्शन किया जाना चाहिए। ये आदेश जब सुप्रीम कोर्ट का आता है, और 4 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है कि ड्राफ्ट मैकेनिज्म वगैरह बना के ले आओ, और ये तब हो रहा है जब इसकी कोई मांग नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, वहां पे जो ओटीटी वाला एसोसिएशन है उसने इस पे ऐतराज किया, वो इसके पक्ष में नहीं है। वहां पर प्रशांत भूषण ने कहा कि भाई साहब आप ये जो देशद्रोह की बात कर रहे हैं, इसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं है, ये तो मनमानी परिभाषा है, ये कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सी चीज देशद्रोही है, कौन सी देशभक्त है। इस सुनवाई के दौरान कहा उन्होंने। और ये पूरा मामला चल रहा है। इस मामले में ऐसा होता है ना, कोर्ट में कुछ मांगता है कोई, दोनों में से किसी पक्ष ने नहीं कहा कि भाई मीडिया पे सेंसरशिप लगाम लगाई जाए, लेकिन फिर भी आईएनबी मिनिस्ट्री को आदेश दिया गया। तो क्या हो रहा है? क्या कोर्ट इस देश में सेंसरशिप के रास्ते प्रशस्त कर रहा है? और यह बड़ा सवाल है। डेमोक्रेसी ओपन, आप देखिए ट्रंप के किस किस तरह के कार्टून आते हैं अमेरिका में, वहां ये स्वीकार्य कैसे है? उनको तो पूरी दुनिया से खतरा है, वो तो किसी भी चीज को देशद्रोही बोल देता है, लेकिन एक्शन तो नहीं होता ना। बहरहाल ये सब चीजें बेहद खतरनाक संकेत हैं, लेकिन ये संकेत अकेला होता तो मैं मान लेता कि चलो ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मन में कुछ आया, उसने कह दिया। लेकिन जब ये संकेत आ रहा है, जब ये सूचना आ रही है, जब ये एक वर्डिक्ट तो नहीं है, एक आदेश आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उसी समय में समानांतर रूप से गूगल भी अपनी नीतियों में एक बदलाव करने जा रहा है।
जो लोग गूगल की प्रक्रिया को जानते हैं, कंटेंट अपलोड करते हैं, आजकल तो ज़्यादातर लोगों ने थोड़ा बहुत तो अपना चैनल कुछ ट्राई किया ही है। तो जब आप कंटेंट अपलोड करते हैं तो वहां पर कंटेंट को ऑन एयर जाने से पहले चेक किया जाता है। तो उसके अंदर पहले चेक करते हैं कि कॉपीराइट वायलेशन तो नहीं है, किसी का कोई कंटेंट उठा के तो नहीं डाला हुआ है। सब आपको वो कंटेंट को पब्लिक में जाने से पहले ही आपको बता देता है कि भाई इसमें गड़बड़ है। लेकिन अब गूगल अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है, और चेंज ये कर रहा है कि अब कंटेंट आगे जाएगा। यूट्यूब चेंज कर रहा है कि अब कंटेंट आगे जाएगा तो जाने से पहले वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड और दूसरी चीजों को भी देखेगा, उसके बगैर नहीं जाएगा। पहले वो चेक करेगा कि हाँ भाई उसके बगैर पब्लिक करोगे तो आपका रिस्क। उसने अगर देखा कि ये इसमें कॉपीराइट है या कम्युनिटी स्टैंडर्ड की चीज़ है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड गूगल का बहुत व्यापक एक डॉक्यूमेंट है जिसमें समाज के लिए कौन कौन सी चीज़ ठीक नहीं है इसका जिक्र है, और वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड भी जाने से पहले चेक होंगे, यानी प्री स्क्रीनिंग। और ये प्री स्क्रीनिंग आज के कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे हो रही है, लेकिन समय समय पे तो गूगल के कम्युनिटी स्टैंडर्ड यूट्यूब के बदलते रहते हैं। हमने देखा कोविड के टाइम पे कुछ और कम्युनिटी स्टैंडर्ड हो गए थे इंटरनेशनली। कोई भी WHO और टीकों को दूसरी चीजों को चैलेंज करता था, उसके चैनल पे स्ट्राइक आ जाती थी। अब वो चीजें भी पब्लिक में जाने से पहले चेक की जाएंगे। जो क्रिएटर्स हैं या जो लोग यूट्यूब पे सामान कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनको ये समझा रहे हैं लोग कि देखो तुम्हारे लिए तो अच्छा है। अभी तो क्या होता है, तुम डाल देते हो, बाद में स्ट्राइक आती है, तो स्ट्राइक का धक्का लगने से अच्छा है पहले ही पकड़ में आ जाए कि कौन सा कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। लेकिन एक तरह से ये अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये फिल्टरिंग जो है, ये प्री फिल्टर आना शुरू हो गया है। और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर एक साथ एक केमिस्ट्री के साथ में इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हर जगह बार बार कंटेंट पर लगाम लगाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको दुनिया के कुछ कानून बनाता हूं जिसमें हाल में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सरकारों ने कोशिश की। अगर एक सरकार कोशिश करे तो आप ये कह सकते हो मोदी सरकार खराब है। अगर भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट कुछ करे तो मान लो सुप्रीम कोर्ट भैया इन्फ्लुएंस्ड है, कोई इंटरनेशनल ताकत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना मन लग गया, उसने बोल दिया। लेकिन जब वो पूरी चीजें एक साथ दुनिया में होती हैं तो आपके दिमाग में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा विचार हमारे मन में आए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं पिछले 4-5 सालों में किस तरह की कोशिशें हुई। यूरोपियन यूनियन ने 2022 में एक नियम बनाया जो 2023 में लागू हुआ। इसका नाम है डिजिटल सर्विसेज एक्ट, DSA। आप गौर करिएगा, ये सारे एक्ट जिन जिन देशों का मैं नाम ले रहा हूं, एक जैसे एक्ट, एक जैसे कानून सारी सरकारों ने बनाए। तो कैसे बनाए? सबको एक साथ सपना आया, सपने में भगवान प्रभु आए तुम ऐसे बनाओ, या इनके पीछे कोई कोऑर्डिनेशन है, या इनके पीछे कोई एक ताकत है जो इन सबको निर्देश देती है, जिसको कई लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर, कोई ये चला रहा है, कोई वो चला रहा है। बहरहाल DSA बना और बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रोएक्टिव निगरानी की बात हुई, जोखिम आकलन की बात हुई, और तेज टेकडाउन की बात हुई। हाइब्रिड मतलब प्रिवेंशन प्लस रैपिड रिमूवल, ये यूरोपियन यूनियन ने बनाया। जर्मनी इसी के साथ ये काम करता है और ये उससे भी पहले करता है, और 2021 से 24 में इसको संशोधित कर देता है। 2017 में इसने बनाया था। ये कहता है NetzDG, नेटवर्क इन्फोर्समेंट एक्ट, अवैध और हेट स्पीच से आधारित सामग्री को 24 से 48 घंटे में हटाना पड़ेगा। ये जर्मनी का कानून है। उसी दौरान 2023 में, देखिए सब ये 2022, 23, 24 है, एक ही साल में यूके में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट आया। उसमें दूसरे नाम से, उसमें कहा गया बच्चों के लिए हानिकारक कंटेंट के नाम पे, और इसमें कहा गया प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करें प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली वही चीजें सब तरफ दिख रही हैं। 2021 में भारत भी IT रूल लाया था। एक साथ IT रूल लाया, उसमें डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बनाया गया। सोशल मीडिया और OTT के लिए
एक ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया गया। टेक डाउन के लिए सरकार का अधिकारी रात ही रात को फोन करेगा, उसी वक्त चाहे यूट्यूब हो या कोई हो, उसको वो कंटेंट हटाना पड़ेगा। और एक जिम्मेदारी बाकायदा प्लेटफॉर्म की रखी गई कि उनके यहां पे हर वक्त कोई आदमी रहेगा और जब कंटेंट हटाने को कहा जाएगा वो तुरंत हटाएगा। नाइजीरिया में भी 2022 में ही प्रस्ताव आया, सोशल मीडिया रेगुलेशन बिल, सब जगह कानून बन रहा है। सोचिए, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता भाई साहब। सोशल मीडिया रेगुलेशन प्लेटफॉर्म को सरकार के लिए मॉडरेशन पॉलिसी बना के जमा करनी पड़ेगी और हेट स्पीच और मिसकॉन्सेप्ट जो इंफॉर्मेशन पे कड़ाई की बात की गई। ऑस्ट्रेलिया में इसी दौरान 21-22 इन 2-3 साल के अंदर ही ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट आया। हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट 24 घंटे में हटाना पड़ेगा और बच्चों के मामले में प्रोएक्टिव सुरक्षा करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड में 2022 अगेन कंटेंट रेगुलेटरी रिव्यू आया। इसमें भी यही हुआ कि तुरंत आपको हटाना पड़ेगा और बच्चों के मामले में एल्गोरिदम ऐसे बनाओ कि वो इस चीजों को रोक दें। यानी सब जगह पे सरकार ने ये नियम बना दिया कि सरकार जब कहेगी तो तुरंत कंटेंट हटाना है तुमको। यानी तुम्हारे कंटेंट अब सरकार के अंडर में चलेंगे। कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है सरकार, लेकिन सरकार उतनी ईमानदार तो हो। हर सरकार अगर पॉलिटिकल तरीके से ऑपरेट कर रही है, अपना पराया देख रही है, अपना तो हेट स्पीच भी चलाई जा रही है। आपको मैं बहुत सारे किस्से बता चुका हूं। फेसबुक पे हेट स्पीच को रोकने के लिए एक आदमी, कुछ लोगों ने कोशिश की, उनकी पॉलिसी हटने का, ना हमारे बिजनेस इंटरेस्ट है, और वो नफरत थी हिंदू मुसलमान वाली। टी राजा सिंह नाम का बीजेपी का एक आदमी कर रहा था, उसके कंटेंट को फेसबुक हटा नहीं रहा था क्योंकि उसके बिजनेस इंटरेस्ट थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बिजनेस इंटरेस्ट तो कहा गया टीम को, ऊपर कौन से इंटरेस्ट थे पता नहीं। तो नफरत की गंगा बहती रहती है। आप हर जगह कंटेंट देखते हो, व्हाट्सएप से लेके यहां पर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये दिखने में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सिलेक्टिव हो जाएगा बाद में, इसको कैसे रोक सकते हो आप? ये जो असहमति की आवाजें उनको कुचलने के लिए काम नहीं करेगा, इसको कैसे रोक सकते हो? बाकायदा इंडोनेशिया का मैंने आपको बताया। टिकटॉक में भी 2024 में प्रोएक्टिव एआई मॉडरेशन शुरू करने का आदेश हुआ। मेटा में 21 से 24 में डेंजरस कंटेंट क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। हाई रिस्क कंटेंट को रोका जाने लगा और इसमें एआई अप्लाई किया जाने लगा। यानी कुल मिला के मेटा हो, टिकटॉक हो और यूट्यूब हो, उनके यहां पर उसी तरह के प्री मॉडरेशन की बातें हो रही हैं जिसको अचानक सुप्रीम कोर्ट बोल दे रहा है। और जो 22, 23, 24 का मामला एक साथ 10 देशों, भैया सबकी बुद्धि में एक साथ आ रहा है क्या कि जब हम कहेंगे तो कंटेंट हटना चाहिए? तो इससे ये पता चल रहा है कि पूरी दुनिया में यूट्यूब, फेसबुक पे जो कंटेंट डल रहा है उस कंटेंट को लेकर सरकारें सिलेक्टिव होना चाहती हैं। किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है, इसका फैसला करना चाहती हैं। और अब ये जो नया आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, 4 हफ्ते में सूचना प्रसारण मंत्रालय दे देगा उनको कुछ ना कुछ बना के। और इसका मतलब ये है कि अब राजा जब तुम बोलोगे ना तो ये तय करना पड़ेगा कि अगर तुमने ढोल मंजीरा नहीं बजाया, दिए नहीं जलाए, दिवाली नहीं चलाई, विरोध कर दिया, किसी चीज को गलत बता दिया, तो जरूरी नहीं कि आपका वीडियो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारे अच्छे दिन तो जाने वाले हैं, क्योंकि जब ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है तो भारत में ना हो इसके लिए जिस तरह का विरोध करने की आवश्यकता है वो तो भूल ही जाओ। क्योंकि हम देख रहे हैं एसआईआर में क्या हो रहा है। मैं एसआईआर का एक किस्सा आपको निजी अनुभव का बताना चाहता हूं। हमारे घर में भोजन बनाने के लिए एक महिला आती हैं। उन महिला को 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। नाम इसलिए नहीं है क्योंकि मेरठ में वो रहती थी, गांव की रहने वाली थी। उनकी शादी हो गई, शादी करके चली गई, ना पढ़ी ना लिखी, और उनके पिताजी का निधन हो गया तो वोटर लिस्ट से उनका नाम भी कट चुका है और उनके भाइयों का नाम उसमें है। लेकिन वो उनकी बहन है, इस संबंध को स्थापित करने के लिए वो क्या प्रमाण दे दें? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उनके पास में कोई भी कागज नहीं है। तो अब दिक्कत ये हो गई है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है कि मैं किसी तरह से एसआईआर में उनका नाम कैसे ऐड हो इसको पता करूं।
जब उनके भाइयों को ढूंढा गया तो उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड दे दिया और बताया कि साहब वोटर लिस्ट में ये हमारा नाम तो है, इनका नहीं है। इनके पास आधार कार्ड के अलावा कोई कागज नहीं है। बुजुर्ग महिला हैं, करीब 60-65 साल की उम्र होगी, तो इनको जाहिर बात है कि इनके पास कुछ होता है, ये वृद्धावस्था पेंशन वगैरह का भी लाभ ले लेती, लेकिन इतनी जानकारी नहीं है इनको। पति का निधन हो गया बहुत साल पहले, तो अकेले ही लोगों के घर में काम करके अपने बच्चों को पाल रही हैं। बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया है, उसको भी इतनी समझ नहीं। और जिस इलाके में यहाँ रहती हैं वहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये एक अफवाह है, डर है कि भैया तुमको जेल में भेज देंगे। अब आप सोचिए, वो कह रहे भैया जी हमने तो कभी कुछ किया नहीं, मुजफ्फरनगर के पास की उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, कि भैया हमने तो कुछ किया नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं, कोई जान उनके पास नहीं है। मैं परेशान हो रहा हूँ, लगाता कि इनकी किसी तरह से मदद की जाए। अब कायदे से तो शपथ पत्र को मानना चाहिए सरकार को, उसका प्रावधान करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वो उसको माने तब है कि भाई एक आदमी है, भारत का नागरिक है, शपथ लेके कह रहा है मैं नागरिक हूँ। भाई आपको अगर लगता है झूठा है तो आप साबित कर दो, उसके खिलाफ सजा सुना दो उसको। भाई उसका भाई जो है वो तो गवाही देने को तैयार है ना कि मेरी बहन है, यहीं पैदा हुई है। अब वहाँ शादी करके वो बेचारी मेरठ चली गई, मेरठ में उसकी वोटर लिस्ट थी नहीं थी, याददाश्त का बुरा हाल है, उसको ये भी याद नहीं कौन सा सन था कौन सा साल। अब बताइए उसका क्या करें। और ऊपर से वो चलो वोट नहीं डालेंगे काम चल जाएगा वाले वोट में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता वोट डालने नहीं डालने से, लेकिन उसको ये भी डर है कि आज वो वोटर लिस्ट से काम नाम निकलेगा तो कल मुझे जेल भेज देंगे। धर्म को लेकर भी एक बड़ा समस्या है, भाई मुसलमान है और ज्यादा डर है, एक अलग इनसिक्योरिटी मुसलमानों के अंदर है। गरीब मुसलमान तो बहुत ही बेचारा डरा हुआ है। तो जब ये इस तरह की प्रक्रिया चल रही हैं, इस तरह का सारा सिलसिला चल रहा है, आरोप लग रहे हैं कि सिलेक्टिवली विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 50-60 चैनलों पे स्पेशल नजर नहीं रखवा लेगी सरकार? क्या वो जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कमेटी बना दो, वो कमेटी जो है वो चुनाव आयोग की तरह नहीं बन जाएगी? तो इसलिए अच्छे दिन अब बस जाने ही वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, सड़क पे खड़े होके खबरें सुनाएंगे, चिंता नहीं करो। नमस्कार, जय हिंद।